तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की लास्ट तारीख यानी कि 31 जुलाई 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आम आदमी को राहत दी है। राजधानी पटना, गया, भागलपुर, सहरसा, गोपालगंज समेत कई शहरों में पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। हालांकि मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत कुछ शहरों में तेल के भाव में हल्का उछाल देखने को मिला है, जो हम आपको अभी इस वीडियो में आगे बताएंगे। बात करते हैं कि पटना में आज रविवार को पेट्रोल के दाम में 36 पैसे और डीजल में 34 पैसे प्रति लीटर की गिरावट देखने को मिली है। भागलपुर में ग्राहकों को सबसे ज्यादा राहत मिली है। यहाँ पेट्रोल 86 पैसे और डीजल 80 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है। गया जिला के बारे में बात करें तो गया जिला में पेट्रोल के भाव 32 पैसे और डीजल 30 पैसे प्रति लीटर की दर से घटे हैं। इसके अलावा बांका, गोपालगंज, खगड़िया, मधुबनी, सहरसा, छपरा, सीतामढ़ी और सुपौल में भी तेल की कीमतों में गिरावट आई है। हालांकि मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 38 पैसे और डीजल 36 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। पूर्णिया में भी पेट्रोल के दाम में 16 पैसे और डीजल 15 पैसे प्रति लीटर का इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा अररिया, औरंगाबाद, मोतिहारी, कटिहार, लखीसराय, सहरसा, समस्तीपुर, सीवान, हाजीपुर और बेतिया में भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं अरवल, आरा, बक्सर, जमुई, मुंगेर, नालंदा, शेखपुरा और शिवहर में भी तेल के दाम अभी स्थिर हैं। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब ब्रिटेन, अमेरिका और सिंगापुर जैसे दुनिया के उन देशों की कतार में खड़ा हो रहा है जहां से ग्लोबल फाइनेंस को दिशा दी जाती है। उन्होंने इस मौके पर गुजरात की जनता के साथ ही देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कहा है कि गिफ्ट सिटी व्यापार और तकनीक के केंद्र के रूप में अपनी मजबूत पहचान बन रहा है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगा है कि गिफ्ट सिटी के जरिए भारत विश्व स्तर पर सर्विस सेक्टर में मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने 2008 में आई वैश्विक मंदी का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि 2008 में विश्व आर्थिक संकट और मंदी का दौर था। भारत में नीति पक्षघात का माहौल था। उस समय गुजरात फिटनेस के क्षेत्र में नए और बड़े कदम बढ़ा रहा था। मुझे खुशी है कि वे विचार आज इतना आगे बढ़ चुका है। डिजिटल भुगतान में आज भारत की अहमियत का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि आज 21वीं सदी में वित्तीय और तकनीकी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बात जब तकनीकी की हो, बात साइंस और सॉफ्टवेयर की हो तो भारत के पास वृद्ध भी है और अनुभव भी है। आज रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में पूरी दुनिया में 40% हिस्सेदारी अकेले भारत के हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, नालंदा, नवादा, सारण समेत पूरे बिहार में बारिश और वज्रपात को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मानसून का सिस्टम एक्टिव होने के कारण आज बिहार भर में बारिश और वज्रपात होने की संभावना जताई जा रही है। खबर के अनुसार मौसम विभाग ने आज 31 जुलाई तक उत्तर पश्चिमी उत्तर बिहार, मध्य बिहार और उत्तर पूर्व बिहार के कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई है। साथ ही साथ इन जिलों में रहने वाले लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। वहीं कल यानी कि 1 अगस्त से 2 अगस्त तक उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के अधिकतर जिलों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने उत्तरी और दक्षिण पूर्वी भाग में कई स्थानों पर भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। यह मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में अगले 3 दिनों तक बारिश और वज्रपात की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में लोगों को सावधान रहना चाहिए और ख़राब मौसम के दौरान घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए ताकि किसी तरीके का नुकसान न हो सके। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त महीने में कई त्यौहार पड़ रहे हैं, जिसके कारण इस महीने में 9 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसलिए अगर बैंक में कोई आपका कामकाज है तो फिर आप जल्द से जल्द पूरा कर लें। खबर के अनुसार अगस्त महीने में मुहर्रम, स्वतंत्रता दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार पड़ रहा है। साथ ही साथ इस महीने में 4 रविवार है, वहीं 2 शनिवार का साप्ताहिक छुट्टी है, जिसके कारण इस महीने में कुल 9 दिन बैंक बंद रहेंगे। आपको बता दूं कि बैंक वाले न्यूज़ पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था, लेकिन उसमें
उसमें बिहार में बैंक कितने दिन बंद रहेंगे इसके बारे में नहीं बताया गया था। इसी वजह से अगस्त महीने में बिहार में कितने दिन बैंक बंद रहेंगे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं कि 7, 14, 21 और 28 अगस्त को रविवार पड़ रहा है, जिसके कारण बैंक में साप्ताहिक अवकाश रहेगा। 9 अगस्त को मुहर्रम, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 19 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का अवकाश रहेगा, यानी कि छुट्टी रहेगा। 13 और 27 अगस्त को माह का दूसरा और चौथा शनिवार है। बैंक के नियमानुसार दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं। आपको बता दूं कि अगस्त महीने में इतने दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि एटीएम की व्यवस्था चालू रहेगी, साथ ही साथ आप ऑनलाइन के दौरान पैसों की लेन देन पहले की तरह करते रहेंगे। इनमें किसी भी तरीके की कोई भी रोक नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 3 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ इसका डीपीआर भी तैयार कर लिया गया है। खबर के अनुसार इस एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य को लेकर के एजेंसियों का चयन किया जा रहा है। जल्द ही एजेंसियों का आवंटन किया जाएगा। इसके बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी और फिर इस नए एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किया जाएगा। 3 एक्सप्रेसवे में सबसे पहले बात करते हैं गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे बिहार के गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज होते हुए सिलीगुड़ी जाएगी। इसकी निर्माण लागत 29,000 करोड़ रुपए है। सेकेंड एक्सप्रेसवे के बारे में बात करें तो वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इसके निर्माण की तैयारी की जा रही है। 19,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये एक्सप्रेसवे बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया से होकर के गुजरेगा। इसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है। थर्ड यानी कि तीसरे एक्सप्रेसवे के बारे में बात करो तो रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इसका निर्माण भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। जहां रक्सौल से बंगाल के हल्दिया तक बनने वाले एक्सप्रेसवे की लागत 20,000 करोड़ रुपए है। यह एक्सप्रेसवे बिहार के रक्सौल, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, हाजीपुर और बांका से होकर के गुजरेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, भागलपुर, नालंदा, बक्सर समेत सभी जिलों में रहने वाले लोग घर बैठे पैन कार्ड बना सकते हैं। जहां ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा मात्र 5 मिनट में पैन कार्ड जारी किया जा रहा है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फिर आप आधार कार्ड की मदद से मात्र 5 मिनट में पैन कार्ड बना सकते हैं, और वो भी घर बैठे, और इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी घर बैठे पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो फिर आपको हम अभी जो बताने जा रहे हैं, आप उस बात को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और अपना पैन कार्ड बनाइए। तो बात करते हैं सबसे पहले कि घर बैठे पैन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास अपना मोबाइल या फिर लैपटॉप होना चाहिए, और उसमें आप गूगल को ओपन कर लें। जब गूगल में जाकर के आप आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in को सर्च करें। इसके बाद जाएं आप इंस्टेंट ई पैन कार्ड के ऑप्शन पर, इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक नया पेज खुल करके सामने आ जाएगा। यहाँ आप गेट न्यू ई पैन पर क्लिक करें। अब आप 12 अंकों की आधार कार्ड संख्या लिख करके आई कन्फर्म डेट पर क्लिक करें। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे वेरीफाई कर लें। अब आपका ई पैन कार्ड बन चुका है। इसके बाद आप उसे डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लें। आप इस पैन कार्ड का इस्तेमाल सभी जगह कर सकते हैं, चाहे आप बैंक में करें या फिर किसी भी लेन देन ट्रांजैक्शन में करें, सब जगह आप कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत बिहार में 10,709 पदों पर भर्ती होने वाली है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार सरकार ने ANM के पोस्ट के लिए खाली पड़े पदों पर आवेदन मांगे हैं। हालांकि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 अगस्त 2022 से शुरू होगी, जो 1 सितंबर 2022 तक चलेगी। इसके बाद आवेदन समाप्त हो जाएगी। अगर आप स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया ANM के पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आप इसके लिए KDB लैब की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए। वहां आप इसके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ पढ़ सकते हैं और वहीं पर जाकर के आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। जहां उस वेबसाइट में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि ANM की भर्ती को लेकर के अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप KDB लैब की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पर जाकर के आप ANM की भर्ती को लेकर के आप विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं,
पर करके वहीं से आप आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी ANM पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो अभी जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अच्छी तरीके से उसको पढ़ लें। उसके बाद नीचे उसका लिंक दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट का, उस वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लें। धन्यवाद। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार पटना, बेगूसराय, भागलपुर समेत सभी जिलों के लोगों को उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए देगी। जी हां, इसको लेकर के तैयारियां शुरू की जा रही है। खबर के अनुसार उद्योग विभाग ने बिहार में स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लॉन्च किया है। इस पॉलिसी के तहत बिहार में चुने गए प्रत्येक स्टार्टअप को 10 लाख रुपए का सीड फंड दिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि इस पर 10 साल तक कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। आपको बता दूं कि इसका लाभ लेने के लिए बिहार का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इस पॉलिसी की सारी सुविधा सिर्फ बिहार के रहने वाले स्टार्टअप निवेशकों को ही दी जाएगी। इसको लेकर के उद्योग विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। जहां बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस स्टार्टअप पॉलिसी के तहत आवेदन से लेकर के मंजूरी तक की समूची प्रक्रिया ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही होगी। जहां आवेदन करने के 60 दिन के अंदर राशि मंजूर कर दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि झारखंड के बाद बिहार के कई स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को हो रही छुट्टी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर के बिहार एनडीए के घटक दलों के बीच जुबानी जंग जारी है। यह बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार में सभी स्कूलों के लिए एक मापदंड होगा और इस संबंध में शिक्षा विभाग जल्द उचित निर्णय लेगा। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि जो भी नियम बनाया गया है वही नियम फिर से सभी स्कूलों में बहाल किया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आगे कहा है कि जहां जहां से खबर आई है वहां के स्थानीय अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। हम देखेंगे कि स्कूल कब से किस नियम के तहत बंद हो रही है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि सभी स्कूलों में छुट्टी के लिए पहले से निर्धारित मापदंड का ही पालन होगा। किसी तरह का कोई परिवर्तन होगा तो उसके लिए शिक्षा विभाग से निर्देश जारी किया जाएगा। इस दौरान डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी ये साफ कर दिया है कि सभी जिलों के स्कूलों में एक ही मापदंड का पालन किया जाएगा, यानी कि एक नियम लागू होगा। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि भारत सरकार हो या फिर बिहार सरकार के शिक्षण संस्थान किस अवसर पर या फिर किस दिन छुट्टी होगा इसकी नियमावली निर्धारित है, जिसका अब तक पालन किया जा रहा है। सरकार को जो नियम है वह लागू होगा। जब वहीं इस विवाद में राजद भी कूद गई है। जब पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने भाजपा पर हमला करते हुए उनको बिहार के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए इसकी चिंता करने की जगह स्कूलों में छुट्टी किस दिन होनी चाहिए इसकी अधिक चिंता है। ये बातें आरजेडी नेता ने कही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि 2014 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में सबसे लोकप्रिय नेता है। ये कई चुनावी नतीजों से साबित हो चुका है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, लेकिन पहले कोरोना महामारी और अब विपक्ष की ओर से महंगाई, बेरोजगारी को मुद्दा बनाए जाने के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा एक बार फिर से सरकार बना पाएगी, ये सवाल है, या फिर विपक्ष मोदी को सत्ता से हटाने में कामयाब रहेगा, ये भी एक सवाल है। जहां एक ताजा सर्वे में इसको लेकर के अनुमान लगाया गया है जो हम आपको अभी विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो बात करते हैं कि इंडिया टीवी मेट राइज सर्वे में कहा गया है कि यदि आज देश में लोकसभा के चुनाव कराए जाए तो फिर एनडीए को 362 सीटें मिल सकती है, तो यूपीए 97 सीटों पर सिमट जाएगा। गैर एनडीए और गैर यूपीए दलों को 84 सीटों पर जीत हासिल हो सकता है। सर्वे में यह भी पता लगाने की कोशिश की गई है कि देश में पीएम मोदी का विकल्प किसे माना जा रहा है। जब वैसे तो राहुल गांधी इस रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन आप ये भी जानना चाहेंगे कि इन दिनों पूरे देश में विस्तार से जुटी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल किस हद तक पीएम मोदी के लिए चुनौती बन पा रहे हैं। इंडिया टीवी के सर्वे में कहा गया है कि देश में 48% लोग नरेंद्र मोदी को ही एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं। वहीं 11% लोग राहुल गांधी को इस पद पर देखना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 8% लोगों ने पसंद किया है। सोनिया गांधी को 7% लोग पीएम पद के लिए पसंद मानते हैं। 6% मायावती को सबसे बेहतर पीएम उम्मीदवार मानते हैं, तो शरद पवार को 6% लोग पीएम बनते देखना चाहते हैं। वहीं इस रेस में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल काफी पीछे नजर आते हैं। उन्हें महज 5% लोगों ने ही पीएम पद के लिए पहली पसंद बताया है। 4% लोग सीएम नीतीश कुमार, 3% चंद्रशेखर राव और 2% प्रियंका गांधी को पसंद
बताया है। जब लोगों से पूछा गया कि वे किसे पीएम मोदी के लिए 2024 के चैलेंजर देख रहे हैं तो 23% लोगों ने माना है कि राहुल गांधी उनके विकल्प के रूप में खड़े हो सकते हैं। जब वहीं इस सवाल के जवाब में दूसरे नंबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। उन्हें 19% लोग पीएम मोदी के लिए चैलेंजर बनते देख रहे हैं। 11% लोगों का मानना है कि ममता बनर्जी विकल्प के तौर पर उभर सकती है। 8% लोग नीतीश कुमार को चैलेंजर मानते हैं तो फिर सोनिया गांधी को 8%। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शराबबंदी कानून कितना प्रभावी है। ये बात हर किसी को पता है। अब जहानाबाद जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जो कानून की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। दरअसल बिहार के जहानाबाद करोनी ओपी क्षेत्र के सिकरिया गांव से जिले के ब्लॉक हेड को नशे की हालात में पकड़ा गया है। एंटी लिकर टास्क फोर्स की टीम ने प्रखंड प्रमुख रामजीत पासवान को गिरफ्तार करके करोड़ों ओपी लेकर के आ गई। जानकारी के मुताबिक ब्लॉक हेड रामजीत पासवान अपने कुछ समर्थकों के साथ सिकरिया गांव में शराब पी रहे हैं। जब इसकी सूचना एंटी लिकर फोर्स टीम और फिर करोना ओपी की पुलिस को मिली तो फिर पुलिस तुरंत हरकत में आई। इसके बाद एंटी लिकर टास्क फोर्स की टीम ने छापेमारी शुरू कर दी और फिर रामजीत पासवान की ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट की गई जिसमें उनकी शराब पीने की पुष्टि हुई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। आपको बता दूं कि कक्षा 1 से 12 तक के करीब 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। अब BTET, CTET, STET के रिजल्ट पर 60% के साथ ही शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यता मैट्रिक से स्नातकोत्तर DLED, BEd को 40% वेटेज मिलेगा। वहीं शिक्षक नियोजन के लिए भी नई नियमावली 2022 तैयार की गई है जिस पर जल्द ही बिहार सरकार मुहर लगा सकती है। इसके अलावा 2020 की शिक्षक भर्ती नियमावली में TET, STET का वेटेज जो पहले 2 से 10 अंक तक मिलता था उसे समाप्त करने का फैसला किया गया है। आपको बता दूं कि हाल ही में नीतीश सरकार ने बाल विवाह दहेज उन्मूलन को रोकने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत नए नियम लागू किए गए हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिस भी पंचायत में बाल विवाह होगा वहां के मुखिया हटा दिए जाएंगे, मुखिया को ही हटा दिया जाएगा। जब बिहार सरकार ने बाल विवाह दहेज उन्मूलन में मुखिया, अन्य पंचायत जनप्रतिनिधियों की भागीदारी और भूमिका के संबंध में को लेकर के सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि सैनिक स्कूल नालंदा में 10वीं पास के लिए वैकेंसी निकली है। इसके लिए सैनिक स्कूल नालंदा की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें और अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को समय से पहले पूरा करें। सैनिक स्कूल नालंदा में वार्ड बॉय के पदों पर भर्ती को लेकर के ऑफलाइन के द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है www.https://sainikschools-nalanda.edu.in/vacancy1.htm। दोस्तों बात करते हैं कि इस साल अगस्त महीने में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा, लेकिन लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह त्यौहार 18 अगस्त या फिर 19 अगस्त किस दिन को मनाया जाएगा। अभी इसी विषय में आपको हम बताएंगे। तो आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में भाद्रपद महीने के 8वें दिन की आधी रात को हुआ था। तब से भगवान कृष्ण के भक्त उन्हें जन्मदिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। इस साल जन्माष्टमी की तिथि को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्योंकि इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन पर रहा है, लेकिन ज्योतिषीय की माने तो 18 अगस्त को गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। वहीं 19 अगस्त की जन्माष्टमी साधु संत मनाएंगे। जहाँ अष्टमी तिथि 18 अगस्त को शाम 9:21 से शुरू होगी जो कि 19 अगस्त को रात 10:59 पर समाप्त होगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि पटना, बक्सर, पूर्णिया समेत बिहार के सभी जिलों में 30,000 कोऑर्डिनेटर की भर्ती होने वाली है। जहाँ ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश सरकार महिला उत्पीड़न, बाल विवाह, महिला शिक्षा जैसे सैकड़ों समस्याओं से निपटने के लिए बिहार में 30,000 महिला कोऑर्डिनेटर की बहाली करेगी। खबर के अनुसार बिहार के सभी जिलों में महिला कोऑर्डिनेटर बिहार सरकार और केंद्र की तमाम योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए काम करेगी, ताकि ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके। आपको बता दूं कि इन पदों पर भर्ती को लेकर के समाज कल्याण विभाग
विभाग ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है और फिर बिहार के सभी जिलों में 30,000 महिला कोऑर्डिनेटर की संविदा पर भर्ती हो सकती है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में महिला कोऑर्डिनेटर की जो बहाली की जाएगी, उनकी नियुक्ति पंचायत स्तर पर होगी। इन महिला कोऑर्डिनेटर को वेतन भी दिया जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि पीडीएस दुकानदारों ने 2000 क्विंटल से अधिक अनाज को अधिक कीमत में बाजार में बेच दिया है। पटना सदर के 17 पीडीएस दुकानदारों ने गरीबों के लाखों की कीमत का 2000 क्विंटल से अधिक अनाज को अधिक कीमतों में बाजार में बेच दिया है। इसका खुलासा उस समय हुआ जब जिला प्रशासन की टीम ने जिले के 26 से 29 जुलाई के बीच में 477 पीडीएस दुकानों की जांच की। इसके बाद इन पीडीएस दुकानदारों और फिर ई पॉस नॉमिनों के लिए खिलाफ कोतवाली, जनकपुर, गर्दनीबाग, रामकृष्ण नगर, दीघा और कृष्ण कपूरी थाने में मामला दर्ज किया गया है। एसडीओ के स्तर पर इन सभी दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। अगर इनका जवाब सही नहीं पाया गया तो फिर इनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना की चपेट में आ गए हैं। तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने खुद को आइसोलेट कर रखा है और कई कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अब बिहार में एक ऐसा डॉक्टर सामने आ गए हैं जिन्होंने सीएम नीतीश कुमार के इलाज के लिए डीएम को लेटर लिख डाला है। यह डॉक्टर का नाम मुकेश है, जिनका दावा है कि वे आयुर्वेदिक चिकित्सा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 4-5 दिनों में ठीक कर देंगे। जहाँ डॉक्टर बिहार के बेगूसराय जिले के बलिया के रहने वाले मुकेश हैं। शुक्रवार की शाम उन्होंने डीएम से इलाज की परमिशन मांगी। यह साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इलाज के लिए मुख्य सिर्फ एक साधन की ज़रूरत है। उनके इलाज के लिए 4-5 दिन लगेंगे और वे बिल्कुल भी स्वस्थ हो जाएंगे। मुकेश कुमार ने यह भी बताया है कि डीएम ने उनका आवेदन लेकर के जल्द ही संपर्क करने का आश्वासन दिया है। डॉक्टर का दावा है कि WHO द्वारा प्रमाणित DXN नामक संस्थान से उन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई की है और खुद से बनाई गई दवा से ये लोगों का इलाज करते हैं। अब वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इलाज कराना चाहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि ट्रेनों में अब टीटीई की मनमानी नहीं चलेगी। जहाँ चलती ट्रेन में यात्रियों को बर्थ के लिए ना तो टीटी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा और ना ही मिन्नतें करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए कि नई व्यवस्था के तहत बर्थ खाली होते ही आरसी और वेटिंग टिकट वाले को खुद ही ये आवंटित हो जाएगा। ये नई व्यवस्था भागलपुर रेलखंड में चलने वाली ट्रेनों में लागू हो गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि आमतौर पर दो भाइयों के बीच पैसे को लेकर के विवाद होते हैं, मारपीट भी होते हैं। कई बार हत्या तक कर दी जाती है, वहीं कई बार मदद भी मांगी जाती है। लेकिन शायद ही कभी ये सुनने को मिलता है कि एक भाई अपने सगे भाई से ही रंगदारी देने की मांग कर डाले। जब बिहार में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहाँ एक भाई ने दूसरे भाई से रंगदारी में 1 लाख रुपये की डिमांड की। नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मार डालने की धमकी भी दी गई। फिलहाल मामला सामने आने के बाद पुलिस जाँच में जुट गई है। जी हां, भाई द्वारा ही भाई से रंगदारी मांगे जाने का ये मामला बिहार के बेतिया जिले से सामने आया है, जहां सिकटा थाना के सिकटा बाजार में दुकान चलाने वाले अशोक कुमार से उनके सगे भाई कन्हैया कुमार ने ही 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। जब पैसे नहीं मिले तो फिर बाजार में स्थित दुकान पर वह पूरे परिवार के साथ पहुंच गया और भाई अशोक से मारपीट की, साथ ही दुकान में ताला जड़ दिया। दोस्तों, बात करते हैं कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय को लेकर के सनसनीखेज खुलासा किया था। कुछ दिन पहले खुलासा किया था, जो आपको केडीवी लाइव के माध्यम से बताया भी गया था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि जब नित्यानंद राय केंद्र में मंत्री नहीं बने थे तब वो आरजेडी में शामिल होना चाहते थे। तेजस्वी के बयान के बाद सियासी गलियारों में खूब बवाल मचा। अब नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी वंशवाद की पार्टी है। सत्ता में बने रहने के लिए सभी समाज के लोगों को ये पार्टी तोड़ने का काम करती है। राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को सबसे बड़ा झूठा बताया है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी वंशवाद की पार्टी है। सत्ता में बने रहने के लिए सभी समाज के लोगों को ये पार्टी तोड़ने का काम करती है। सुशासन की सरकार के खिलाफ बोलने के लिए तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। 2025 के चुनाव में विपक्ष को अंदाजा हो जाएगा कि बिहार की जनता ने उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया है। नित्यानंद राय ने कहा है कि पिछले चुनाव में नतीजों से पहले जब आरजेडी को लगने लगा कि बिहार में उनकी सरकार बनने जा रही है, तो फिर सरकार में आने की आहट भर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने राज्य के अंदर 2 दिनों में दहशतगर्द का माहौल बना दिया था।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के किसान मानसून की बेरुखी से परेशान है और उन्हें खरीफ फसलों की बुआई के लिए ट्यूबवेल का सहारा लेना पड़ रहा है। इस वजह से धान की खेती में आने वाली लागत कई गुना बढ़ गई है। यह बारिश नहीं होने से पूरे प्रदेश में यानी कि पूरे बिहार में हाल बेहाल है और धान की खेती बिछड़ गई है। यह ट्यूबवेल चलाने से किसानों पर पड़ रहे बोझ को देखते हुए बिहार सरकार मदद को आगे आई है। बिहार के किसानों को डीजल सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है, जो आपको कल भी केडीबी लैब के माध्यम से बताया गया था। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसान डीजल सब्सिडी के लिए ऑनलाइन के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं और डीजल अनुदान पा सकते हैं। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि इस साल 1 जून से 28 जुलाई तक बिहार में औसतन से 41% और 1 जुलाई से 28 जुलाई तक औसत से 66% कम बारिश हुई है। इसका असर खरीफ फसलों की खेती पर भी पड़ा है। बिहार में अभी तक मात्र 45% रकबे में ही धान की खेती हो पाई है, जबकि जुलाई का महीना बस खत्म हो गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के अररिया जिला के कुर्साकांटा थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग से 15 बच्चे बीमार हो गए। इन सभी बच्चों को कुर्साकांटा पीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के बाद सभी लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अररिया जिला के कुर्साकांटा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर पंचायत में स्थित डोरिया जागीर एक प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में भोजन खाने से दर्जनों बच्चे बीमार पड़ गए। एक साथ इतने छात्रों के बीमार पड़ने से हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि स्कूल के हॉस्टल में रहने वाले करीब बीती रात 1:30 बजे दर्जनों बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। उल्टी और पेट दर्द की शिकायत के बाद सभी बच्चों को कुर्साकांटा पीएचसी में भर्ती कराया गया। पीएचसी में डॉक्टर शैलेश सुमन की निगरानी में सभी बच्चों का इलाज किया गया। सभी बच्चे अभी खतरे से बाहर बताए गए हैं। हालांकि डॉक्टरों ने एहतियातन आधा दर्जन बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए रेफर कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि वेब पत्रकारिता की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता है। वेब पत्रकारिता ने समाज में सूचना क्रांति लाई है। यदि वेब पत्रकारिता अपनी विश्वसनीयता को भरोसा लायक बना ले तो फिर समाज का बहुत भला होगा। जनसंपर्क विभाग वेब पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही एक मीटिंग बुलाई जाएगी। ये बातें हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि बिहार सरकार के जल संसाधन और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की पटना इकाई द्वारा आयोजित सेमिनार सह कार्यशाला के उद्घाटन के मौके पर कही है। इस अवसर पर मंत्री संजय झा ने कहा है कि आज सूचना क्रांति के दौर में हर गाँव में हर व्यक्ति मोबाइल फोन से जुड़ा है। हर खबर एक मिनट में लोगों तक पहुंच जाता है। ये सब वेब मीडिया की वजह से ही है। उन्होंने कहा है कि पहले लोग अखबार पढ़ते थे, फिर टीवी देखना शुरू किया और अब मोबाइल पर खबरों से अपडेट हो जाते हैं। संजय झा ने कहा है कि एक सर्वे में उन्होंने पाया है कि जितने लोग वर्तमान समय में टीवी देखते हैं उतने ही लोग वेब मीडिया पर भी नजर रखे हुए हैं और उनके व्यूअर हैं। उन्होंने कहा है कि यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल का ही असर है कि अब बिहार में डिजिटल मीडिया को भी विज्ञापन मिलेगा। डिजिटल मीडिया को विज्ञापन देने के लिए पॉलिसी आ चुकी है। हम तो चाहेंगे कि यह सरकार का जो प्रोग्राम और पॉलिसी है वह डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी प्रचारित हो। यह सरकार ने वेब मीडिया के लिए हेड्स के आधार पर कैटेगरी बनाई है। इसमें और बेहतर करने का प्रयास करूंगा। इसके लिए मैं बहुत जल्द वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को बुला करके आप सभी से सुझाव लूंगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के रोहतास जिले से दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां बिजली के तार के संपर्क में आने से एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि 5 लोग बुरी तरीके से झुलस गए। जानकारी के अनुसार घटना रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र के नारायणपुर सतह के बधार की है। जब मृतक की पहचान गोरा गांव के दिनेश प्रजापति के रूप में की गई है। ग्रामीणों द्वारा सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सीमांचल से जुड़े जिलों में सरकारी स्कूलों में रविवार के बदले शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी होने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जोरदार आपत्ति जताई है। उन्होंने शुक्रवार को छुट्टी होने पर ऐतराज जताते हुए इसे शरिया कानून जैसा बता दिया है। जब शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कड़े शब्दों में इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि देश के अंदर पहले इस तरह की बात उत्तर प्रदेश में आई और अब बिहार में सामने आया है। देश में कानून का राज होना चाहिए। देश में कानून के तहत आज़ादी के बाद से ही स्कूलों और फिर ऑफिसों में रविवार को छुट्टी होती है। ऐसे में शुक्रवार की छुट्टी उचित नहीं है, ये सही नहीं है। ये एक संप्रदाय के लिए शरिया कानून के तहत है। दरअसल आपको बता दूं कि बिहार के किशनगंज में 37, कटिहार में 138 सहित बिहार के करीब आधा दर्जन जिलों में लगभग 300 स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी रहती है। शुक्रवार को जिन स्कूलों में छुट्टी होती है उनमें ज़्यादातर उर्दू स्कूल है।
यहाँ पढ़ने वाले बच्चों में भी बड़ी संख्या में भी मुस्लिम समुदाय के बच्चों की है। जब पिछले दिनों जब स्कूलों में रविवार के बदले शुक्रवार को छुट्टी होने की खबर ने सुर्खियां बटोरी तो फिर बिहार के राजनीतिक दल इस पर भिन्न राय प्रकट करने लगे। जहां भाजपा ने इसे मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए लिया गया निर्णय करार दिया है, तो वहीं एनडीए के बचे हुए घटक दल इससे अलग राय प्रकट कर चुके हैं। जदयू के उपेंद्र कुशवाहा ने शुक्रवार की छुट्टी पर सियासत नहीं करने की बात करते हुए बिहार के सांस्कृतिक स्कूलों में भी अष्टमी और प्रतिपदा को स्कूलों में छुट्टी दी जाती है। उन्होंने शुक्रवार की छुट्टी में कुछ भी अनुचित नहीं होने की बात कही है। दोस्तों बात करते हैं कि कहते हैं कि प्यार में इंसान हर हद पार कर जाता है। जब प्यार का बुखार सिर पर चढ़ता है तो फिर कभी कभी उम्र की कोई सीमा ही नहीं होती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है भागलपुर में, जहां प्रेमिका अपने प्रेमी के घर पहुंच गई शादी की बात कहते हुए लड़के पर दबाव बना रही थी। जब प्रेमिका जहर लेकर के प्रेमी के घर पहुंच गई थी, अपने प्रेमी से कहने लगी कि तुम अगर शादी नहीं करोगे तो फिर हम तुम्हारे घर के चौखट पर ही जहर खा लेंगे, दम तोड़ देंगे। दोनों ही नाबालिग है। यह घंटों प्रेमिका ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। दरअसल पूरा मामला बिहार के भागलपुर जिला का है, जहां प्रेमिका अपने प्रेमी के घर जहर लेके पहुंच गई, अपने प्रेमी पर शादी का दबाव बनाने लगी। लड़की ने धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो फिर हम तुम्हारे घर के चौखट पर ही जहर खा करके दम तोड़ देंगे। घंटों प्रेमिका ने अपने प्रेमी के घर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। जब मामले की सूचना नाथनगर थाना पुलिस को मिली तो फिर मौके पर पहुंच करके प्रेमिका प्रेमी को थाने लेकर के चली गई। वहीं आपको बता दें कि दोनों प्रेमिका नाबालिग है। बताया जा रहा है कि प्रेमिका सुल्तानगंज की रहने वाली है, प्रेमी नाथनगर का रहने वाला है। दोनों की दोस्ती एक शादी में हुई थी, फिर प्यार में बदल गई। इसके बाद प्रेमिका ने शादी की बात अपने प्रेमी से रखी। प्रेमी तैयार भी हो गया था, लेकिन प्रेमी के घर वाले राजी नहीं हुए, जिसके बाद प्रेमिका आज अपने प्रेमी के घर पहुंच करके हाई वोल्टेज ड्रामा किया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कुछ स्कूलों में रविवार के बजाय शुक्रवार को होने वाली छुट्टी का मामला अभी सुलझा भी नहीं है कि इस बीच सरकारी स्कूल से जुड़ा एक और मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। दरअसल ये मामला बिहार के कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के खुरियाल पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिंहपुर का है, जहाँ की प्रिंसिपल मीना खातून है, लेकिन उनकी जगह उसके पति मोहम्मद मिस्टर स्कूल में ड्यूटी देते हैं। ये बात जब खुल करके सामने आई तो फिर प्रिंसिपल के पति तरह तरह के बहाने बनाने लगे। बताया जाता है कि प्रधान अध्यापक के पति मध्याह्न भोजन से लेकर के स्कूल के रजिस्टर और ऑफिस तक संभालते हैं। अब ऐसे में स्कूल के माध्यम से भोजन और फिर पढ़ाई की गुणवत्ता क्या होगी, इसकी अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। जब स्कूल में बैठे हेडमास्टर साहिबा के पति से पूछा गया कि स्कूल में वह क्या कर रहे हैं, तो जवाब मिला कि वे सब्जी देने आए थे। जब ऑफिस में बैठे होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कैसे नहीं बैठेंगे, और भी काम कर रहता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में गुंडे बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला सीवान जिले के से सामने आया है, जहां एक कारोबारी का इनोवा कार के अंदर से फिल्मी स्टाइल में अपहरण कर लिया गया। हैरानी की बात यह रही है कि घटना के वक्त कारोबारी के पत्नी और बच्चे भी साथ थे, लेकिन किडनैपर्स ने उनका कुछ नहीं किया, यानी कि पूरे परिवार के सामने और दिन दहाड़े चलती गाड़ी को रोक करके ये अपहरण किया गया है। दरअसल ये पूरा मामला बिहार के सीवान जिले के दरौली थाना इलाके का बताया जा रहा है, जहां बालू सीमेंट कारोबारी जितेंद्र यादव इनोवा कार से पत्नी और बच्चे के साथ कहीं जा रहे थे। इस दौरान 4 स्कॉर्पियो गाड़ियों से फिल्मी स्टाइल में बदमाश आ धमके और उनकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लगा दी। इसके बाद देखते ही देखते इनोवा कार का शीशा तोड़ करके व्यवसायी का अपहरण कर लिया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बड़ी संख्या में अंचलाधिकारी यानी कि सीईओ अपना प्रदर्शन बेहतर दिखाने के चक्कर में दाखिल खारिज से जुड़े आवेदकों को बिना कारण बताए धराधर रद्द कर रहे हैं। राज्य भर में करीब 20,000 आवेदकों के अकारण रद्द किए जाने का अनुमान है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संज्ञान में जब ये मामला सामने आया तो फिर होश उड़ गए। जब मामले की जाँच कराई गई तो फिर 200 सीईओ अकारण दाखिल खारिज के आवेदन को रद्द करने के मामले में संदिग्ध पाए गए हैं। सख्ती बरतते हुए विभाग ने इन सभी 200 सीईओ से स्पष्टीकरण मांगा है। इन्हें जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इस साल भी आज़ादी का जश्न फीका रहेगा। जब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भव्य आयोजन नहीं होंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते ये फैसला लिया गया है। सीएम नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में तिरंगा फहराएंगे। हालांकि इसमें कुछ गिने चुने लोग मौजूद रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह में दूसरे राज्यों से मेहमानों को नहीं बुलाया जाएगा और आम लोगों की भी एंट्री बैन रहेगी। कैबिनेट सचिवालय की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक कोरोना के चलते इस साल भी स्वतंत्रता दिवस पर बड़े आयोजन नहीं किए जा रहे हैं। राजधानी पटना के अलावा किसी भी जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने देश के अलग अलग राज्यों के गांवों में 4G मोबाइल सेवा बहाल करने के लिए 26,316 करोड़ रुपए की लागत वाली एक परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना के तहत दूर दराज और दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित देश की 24,680 वंचित गाँवों में 4G मोबाइल सेवा प्रदान की जाएगी। इनमें बिहार के 14 जिलों के 207 गांव शामिल है। केंद्र सरकार की इस परियोजना के तहत बिहार राज्य के औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, नवादा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पटना, रोहतास और सीतामढ़ी सहित 14 जिलों के 207 गांव में 4G सर्विस की सुविधा बहाल की जाएगी। इसमें से पटना जिले के 11 गांव शामिल है, जबकि सबसे ज़्यादा गांव कैमूर जिले के हैं। कैमूर जिले के 125 गांव में ये सेवा दी जाएगी। ये परियोजना ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के सरकार के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना से मोबाइल ब्रॉडबैंड के माध्यम से अलग अलग ई-गवर्नेंस सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन इत्यादि सुलभ कराने को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां मात्र 13 साल के लड़के ने 56 स्टार्टअप कंपनियां बना करके दुनिया में डंका बजा दिया है और बड़े बड़े हस्तियों को रैंकिंग में काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। ये सभी कंपनियां 6 महीने में जमीन पर काम दिखाने लगेगी। जी हां, मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड के अम्मा गांव निवासी अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी संतोष कुमार और अर्चना के पुत्र 13 वर्षीय सूर्यांश ने 56 कंपनियों का CEO बनकर के नया इतिहास रचा है। साथ ही वे दुनिया का बेस्ट CEO बन गया है। यह खेलने कूदने की उम्र में कंपनी चलाने की मानसिकता के साथ सूर्यांश 10वीं की पढ़ाई भी कर रहा है। जहां अपने 9 महीने की कार्यकाल में सूर्यांश ने अभी तक 56 स्टार्टअप की नींव डाली है, जिसमें से लगभग 1 दर्जन पर तेजी से काम जारी है तथा अगले 4-5 महीने में बाजार में उतरने को उत्साह एवं ढूंढ संकल्पित है। इन कंपनियों में प्रमुख है मंत्रा फाई, जैस बिजनेस, जिप्सी कैब्स, जेसी फाई, जैस हेल्थ, जैस जोलिज, मंत्र कॉइन, जैस ब्रांड्स, जैस टेक, जैस स्नैप, चुलबुली आदि। ये कंपनियां क्रिप्टो करेंसी, ई-कॉमर्स, क्रिप्टो टोकन, कंसल्टेंसी, सोशल नेटवर्किंग साइट आदि के क्षेत्र में है। 56 कंपनियों की नींव सूर्यांश ने डालने का इसलिए प्लान बनाया ताकि जो ग्राहक जैस लूप के तहत आ गए उन्हें दुनिया की सारी जरूरतें सूर्यांश कॉन्टैक्ट प्राइवेट लिमिटेड के तहत मिल सके। क्रिप्टो करेंसी अभी तक बड़े बड़े देशों एवं महानगरों में ही प्रचलित रही है, लेकिन सूर्यांश का कहना है कि मंत्राफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना गया है कि कोई भी इंसान क्रिप्टो करेंसी जैसे डीप टेक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।